guys, welcome back to the Bhaira Show. Today we have the founder of City One Initiative, Shivansh Ahuja. Thanks for doing this. Thank you so much. City One Initiative is an educational organization. ये बच्चों को public speaking, effective communication, 21st century skills and बहुत सारी चीजें सिखाते हैं. They have done, I guess, 50 plus workshops and so many training session. अभी उदयपुर में भी आपने क्या कहते हैं मॉडल यूएन किया था and बहुत सारी चीजें कर रखी है. So thank you, welcome to my show. Thank you so much, Subhashish. मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि जैसे आप ना स्टूडेंट्स को बुकिश नॉलेज नहीं देते हो, ठीक है. जैसे अच्छे यूथ को हमको गाइड करने के लिए हमको एक अच्छा मेंटोर्स चाहिए एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप जैसे मेंटोर्स हमारे यूथ के पास है, ठीक है. तो क्योंकि आप बुकिश नॉलेज नहीं देते हो बट आप उनकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हो, ठीक है, कि जैसे वो अच्छे से स्मार्ट थिंकिंग कर पाए, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग कर पाए. तो आपने क्या ये चीज़ स्टूडेंट्स में ऑब्जर्व करी या फिर आपने खुद ये चीज़ फेस करी थी अपने स्कूलिंग के टाइम पे जो आपने सोचा कि यस इस चीज़ की नीड है? बिल्कुल. सो आई वॉज वेरी यंग. आई गेस आई वॉज इन ग्रेड 7th ग्रेड की बात है जब मेरी टीचर आई और उन्होंने बोला एक बहुत सिंपल सी चीज होती थी, मॉर्निंग मैसेज जो सबको देना पड़ता है इन फ्रंट ऑफ 1000-1500 स्टूडेंट्स. तो उन्होंने बोला फर्स्ट यू ट्राई इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में ट्राई करो. आई ट्राइड बट मैं स्टेज से होते हुए निकल गया. मुझसे स्क्रिप्ट याद नहीं थी, मैं फंबल कर रहा था, मैं स्टैमर कर रहा था, पाम्स बहुत स्वेटी हो जाते थे, मैं चला गया. फिर उन्होंने बोला कि हिंदी में एक बार ट्राई करते हैं इस चीज को. उसके बाद फिर हिंदी में भी सेम चीज हुई. हिंदी मेरी लिखने की बहुत अच्छी थी बट बोलने में वही स्पेलिंग में फंबलिंग हो जाती है बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारी दिमाग में चलती है हिंदी बट हम शुद्ध हिंदी में नहीं बोल पाते. तो मेरा वो भी बहुत कंफ्यूजिंग हुआ, वो भी छोड़ दिया. फाइनली 8th ग्रेड की बात है जब एक टीचर ने मुझे रोल प्ले करने को बोला सचिन तेंदुलकर की तरह. ओके. तब फाइनली मैंने सोचा कि चलो एक बार लास्ट टाइम ट्राई दे देते हैं. हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फैंसी डांस कंपटीशन या फिर आप जैसे इट वाज जस्ट लाइक अ रोल प्लेइंग कंपटीशन. फाउंडर्स डे की तरह ही होता है हमारे, आपको रोल प्ले करना पड़ता है. सो उसके बाद आई वेंट अहेड, मैं अपना बैट लेके आई वॉज ऑन स्टेज. फिर उसके बाद मैं आया, मैंने सोचा चलो पहले तो एक स्विंग मारते हैं. स्विंग मारने के चक्कर में माइक था स्टैंड के साथ, वो भी नीचे गिर गया. मेरा बैट भी अपने अंडर कॉन्फिडेंस के मारे इट ऑल्सो फेल डाउन. उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब 2 चांसेस है, या तो जब तक माइक ठीक होगा बैट हाथ में आएगा फिर स्टार्ट करते हैं. बट फिर मैंने सोचा नहीं, यही टाइम है, लीव द माइक, लीव द बैट, स्टार्ट स्पीकिंग. एंड दिस वाज योर फर्स्ट परफॉर्मेंस? दैट वाज माय फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑन स्टेज. और वो इतनी अच्छी नहीं थी, मैं नहीं बोलूंगा वो बहुत अच्छी थी, बहुत फ्लुएंट थी, बट दैट टॉट मी वन थिंग, दैट यू शुड नॉट लीव द स्टेज नो मैटर व्हाट हैपेंस. आपको स्टेज पे ही रहना पड़ेगा एंड तक, भले ही आपको रोना है, फंबल करना है, स्टैमर करना है, फिनिश द स्पीच. और मैं पूरी तरह फिनिश करके गया हूँ, इसीलिए आई गॉट लॉट ऑफ अपलॉड. तो उसके बाद एवरीथिंग स्टार्टेड टू शेक व्हेन आई फेल्ट दैट ओके दिस इज अ नीड ऑफ द आवर and lot of other students like me need it, so why not spread the culture. एक पब्लिक स्पीकिंग की ये बात अच्छी है कि जैसे कंटेंट तो आपके पास होता ही है बट ना आपके पास स्टेज में जो जैसे मेरी भी स्टार्टिंग के जो ओपन माइक की डेज थे, मेरे 10 ओपन माइक में मैंने सिर्फ 5 मिनट स्टेज पे सबके सब लोगों के सामने खड़ा होना सीखा होगा. बिल्कुल. ठीक है. उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ आप कंटेंट है तो बोल सकते हैं. तो ये पब्लिक स्पीकिंग की ये सबसे अच्छी बात रहती है कि तुमको पहले खड़ा आना चाहिए, उसके बाद तुम चीजें बोल सकते हो. सो आप अपने स्टूडेंट्स को होलिस्टिक लर्निंग भी सिखाते हैं, विच इज फॉर मी इट वाज अ वेरी न्यू टर्म. So can you explain a little bit about holistic learning? आप कैसे करते हैं या फिर कैसे करवाते हैं? So holistic learning में हमें सबसे ज़्यादा ये important है समझना कि स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट बुकिश नॉलेज, जैसे हम बोलते हैं साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, इसके अलावा उनको 21st सेंचुरी स्किल्स और ऐसे स्किल्स जो उन्हें आगे जाके एम्प्लॉयबल बनाएंगे, वो उसकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और वो भी एक ऐसे वे में जिससे वो उसको एक्सपीरियंस करें, इंजॉय करें एंड दे रिमेंबर इट टिल द एंड. जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का फेमस कोट भी है दैट एजुकेशन इज समथिंग दैट रिमेन्स विद यू व्हेन यू हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग दैट यू लर्नड इन स्कूल. तो उसके बाद भी जो चीज आपको याद है, जैसे 2+2 हमें याद करने की जरूरत नहीं है. सिमिलरली जब आप वॉक करते हो तब आप सोचते नहीं हो 2 बार, या आप ड्राइव करते हो आपके इंस्टिंक्ट्स में आ जाता है वो कि इतने पे ब्रेक लगाना है, इतने पे क्लच लगाना है. सो ऑन द सेम लाइंस हम लोग ऐसी चीजें सिखाते हैं जो स्टूडेंट्स अगर बार बार प्रैक्टिस करे, लर्न करे, बिकॉज एवरीथिंग रिक्वायर्स प्रैक्टिस, पब्लिक स्पीकिंग और लिंक्डइन या क्रिटिकल थिंकिंग वर्कशॉप्स. फिर वो एक बार उसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो उन्हें दूसरी तीसरी बार इतना सोचना नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो लेवल अप करते जाएंगे, वो चीज उनमें डेवलप होगी.
तो वही हमारा होता है होलिस्टिक हम्म। लर्निंग, ऐसी लर्निंग जो स्टूडेंट्स के आगे एक्सपीरियंसेस में काम आए, उनके एक्सपीरियंसेस को लेवल अप करे। बिकॉज मैं वही बोल रहा था, जैसे आप बच्चों को इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी सिखाते हैं, कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा नीड इसलिए क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। अगर तुम सही से सोच पाते हो तो तुम सही से डिसीजन बना पाते हो, वरना बच्चों के साथ यही बहुत ज़्यादा होता है कि हाँ पेरेंट्स जो बोल रहे हैं कर रहे हैं, फिर वही एक वो चीप मेंटालिटी हो जाती है कि वो भेड़ चाल में ही जा रहे हैं, बट आप जो कर रहे हो वो एकदम उसको लीडरशिप में उनको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। सो एंड आप भी एक बहुत अच्छे लीडर हो, तो व्हाट डू यू थिंक कि एक अच्छे लीडर की मतलब इफ स्टूडेंट अगर कोई है 12th क्लास का या फिर वो अभी स्कूल में है, तो एंड अगर उसको आगे जाके एक अच्छा लीडर बनना है, सो व्हाट डू यू थिंक कि वो एक उसमें वो ट्रेड डेवलप करे या फिर वो हैबिट्स डेवलप करे ताकि वो एक अच्छा जाके आगे एक अच्छा लीडर बन पाए? सो फर्स्ट जैसे आपने राइटली बताया कम्युनिकेशन, सो 80% ऑफ द मिस्टेक्स आप ऑफिस में देख लो, स्टूडेंट्स के साथ देख लो, ग्रुप प्रोजेक्ट्स के अंदर या स्कूल डेज में देख लो, इन अ वेरी कैजुअल सर्कल ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, वो इसलिए होता है क्योंकि मिसकम्युनिकेशन क्रिएट होता है। फिर एक फ्रेंड आता है निकल के कि मैं हूँ जो मैं सॉर्ट करूंगा, नो मैटर कि कीचड़ कितना ही गंदा हो, आई हैव टू क्लियर। या फिर वन पर्सन कम्स जो सारे जो क्लोजली नेटेड होता है, गांठें होती है, उनको सॉर्ट करता है। सो फर्स्ट थिंग जो रिक्वायर्ड है वो है स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसका बेस है क्लैरिटी। तो जैसे वो कहते हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, तो उसके अंदर भी आता है क्लियर एंड कंसाइज। तो सिमिलरली फर्स्ट होगा जो मैं बोलूंगा कि आपके में बहुत ज्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए जब भी आप कोई चीज बोलो। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप लोगों से बात करो, you should pause and speak so that you listen to them. By pauses I don't mean कि आप उसमें fillers ऐड कर रहे हो, ये सब नहीं, बट आप बीच बीच में रुको, नॉट करो, उनकी बात को समझो। Then once they have completed their speeches, उसके बाद आप अपनी स्टेटमेंट रखो so that you can understand them plus you can deliver. Second चीज जो मैं बोलूंगा वो होती है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। मतलब जैसे गांधी जी ने दिखाई कि आगे एक हायरार्की आनी चाहिए, मेरी लीडरशिप और मेरे प्रिंसिपल्स कैरी होनी चाहिए। मतलब मैं तो ऑब्वियसली मॉडल हूँ, बट मेरे राइट, बट मेरे प्रिंसिपल्स जो वैल्यूज है वो आगे जनरेशन तक जानी चाहिए। एग्जैक्टली। तो बस ये मैं बोलूंगा सेकंड चीज है कि आप ऐसे लीडर्स क्रिएट करो, जैसे सिटी 1 में इवन इफ आई एम्प्लॉय इंटर्न्स, वॉलंटियर्स, स्टूडेंट लीडर्स फॉर दैट सेक, जो स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, आई लुक इनटू देम और आई लुक फॉर देम एज लीडर्स, और आगे जाके वही लीड करे, वही कोई भी एक्टिविटी है, कोई यूथ पार्लियामेंट है, MUN है, उसको वही चेयर करें। सो मेरा वही रहता है कि एक तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप हो, प्लस हर लेवल पे क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कंसाइजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज टू बी पॉइंट व्हेनेवर यू वांट टू बी, दैट इज व्हाट आई वुड रिकमेंड। ओके, जैसे अभी अगर आप लोग आपके सेमिनार्स देखेंगे तो ऑब्वियसली आपने 10,000 कुछ प्लस दे रखे हैं सेमिनार्स, तो वो काफी एकदम परफेक्शन आ गया होगा, बट कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हैं? जैसे 10th 11th आपका वर्कशॉप होगा, आपने सोचा कि ओके आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि मैं स्टेज पे चला जाता हूँ, बट 13th हुआ, इतना अच्छा गया नहीं, वो एकदम ही डाउन गया होगा, ऐसा कोई एक्सपीरियंस, कोई बैड एक्सपीरियंस? I wouldn't take the name of the institute because that I would like to keep as anonymous. But abhi, like it's not long ago. I guess last 2 months back it happened with me. I guess I'd already delivered over 100 sessions, workshops, chaired many MUNs, inducted a lot of students, as you said 10,000 plus. So मैं गया कॉलेज में, मुझे वहाँ पे उन्होंने इनवाइट किया कि एक इंडक्शन आपको देना है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पब्लिक स्पीकिंग का। So I got on stage, I was confident as usual, not very overconfident but confident. I was told that teachers will be only a part of it, that is their professors and teachers, faculty. Suddenly I saw 80% were students, only 20% was faculty because faculty की कोई emergency shift आ गई थी where they had to be present. अब मैंने पूरा कंटेंट प्रिपेयर किया था टीचर्स के हिसाब से। I started but I paid attention to both equally, teachers and students. अब मुझे लगा this will work out, but students के faces blank हो गए at the end of the day. can happen no matter मैंने कितनी कोशिश करी उसको engaging करने की। failure is a part of life and learning is also a part of life. So similarly मैंने try किया बट ब्लैंक फेसेस गए, टीचर्स को फिर भी थोड़ा समझ आया, बच्चों को सिर्फ 5-10% को समझ आया। सो उससे एक चीज समझ आई दैट नॉट एवरी डे इज अ संडे और नॉट एवरी डे इज योर डे। सो यू हैव टू कीप इम्प्लीमेंटिंग द बेस्ट ऑफ 10, जिसको हम कहते हैं कि 9 on 10 थिंग्स माइट फेल बट द 10th one will absolutely work. तो उसी चीज पे मैंने ध्यान दिया है और वहां से मैंने एक लर्निंग जरूर करी। मैंने जरूर वहां के बच्चों से फीडबैक लिया फिर भी कि आपको ऐसा क्या था जो बेटर लगा, अच्छा नहीं लगा, क्या था जिसको हम और बेटर कर सकते हैं, सो दैट वी कैन ऑब्वियसली इवॉल्व एज अ पर्सन एंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन। सो वो मैंने वहां से बहुत अच्छी सीख लेके काफी अच्छा। लाइक वो होता है कि कभी जैसे मेरे साथ भी ओपन माइक में ये चीज होती थी, स्टैंड अप कॉमेडी में ना 2 चीज होती है, किल होता है, बॉम्ब होता है। अगर तुम जो लिख के गए हो सारे जोक्स चल गए तो इट्स अ किल, और अगर नहीं गया तो इट्स अ बॉम्ब।
तो अगर बॉम्ब में होता है कि तुम सामने स्टेज पे खड़े हो पूरे ब्लैंक फेसेस, आई नो कि आपने भी ये चीज एक्सपीरियंस किया होगा कि तुम सामने लोगों के खड़े हो सबके ब्लैंक फेसेस है, तुम्हें पता नहीं चल रहा कि ये लोग मेरी बातें समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो जो मेरे से एक्सपीरियंस स्टैंड अप कॉमेडियन थे उस टाइम जयपुर के, मैंने उनसे बात करी कि आप ऐसा इस चीज को कैसे डील करते हो, तो उन्होंने भी ये चीज बोली कि तेरे को एक टाइम बाद ना ये जो पब्लिक स्पीकिंग है ना उससे मजा आने लगेगा, तेरे को इतना फर्क नहीं पड़ेगा किल या बॉम्ब से, ठीक है। आज बॉम्ब हो गया तो इसका ये मतलब थोड़ी तू कल से शुरू नहीं करेगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को वो चीज आपकी बहुत अच्छी लगी कि इवन काइंड ऑफ फेलियर था लेकिन आपने बहुत अच्छा उससे सीखा, ठीक है। मेरे को ये चीज पूछना है, जैसे आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो कभी आपने ऐसे इंडिविजुअल किसी स्टूडेंट में एक बहुत अच्छी ग्रोथ देखी हो कि जब वो आपके पास आया था, ठीक है, तब वो काफी ऐसा थोड़ा इतना अपने थॉट प्रोसेस बता नहीं पा रहा था या फिर डिसीजन मेकिंग में बहुत स्लो था, बट आफ्टर आपने जब उसको पढ़ाया उसके बाद वो काफी उसकी पर्सनालिटी में चेंजेस आया है ना? Definitely I would rather like to take the name of that person. अभी मेरी थोड़ी देर पहले उन्हीं से बात हो रही थी. His name is Parth Bhatt. So I met this boy when he was in I guess grade 7th or 8th. And मैंने उन्हें कम्यून में चेयर किया. And after that he requested and he came up to me that please mentor me, please help me grow and other things. So I was obviously there in his support. So that was 2017, and when I see him now, he has gone to Egypt, he has gone to UK, he has gone all across the globe to speak, to travel and to meet international ambassadors, ministers and lot of other people of great importance. And obviously one thing that he kept was immense faith. जब भी आप किसी इंसान को अपना मेंटर मानते हो, फेथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है. जो बोल रहे हैं अगर आपको अभी आउटरेजियस भी लग रहा है, अरे ये क्या बोलते हैं, बट उसमें फेथ होना चाहिए. एग्जैक्टली कि अगर बोल रहे हैं कोई रीजन होगा. एग्जैक्टली तो एक फेथ होनी चाहिए. सेकंड थिंग दैट आई नोटिस इज परसिवरेंस. परसिवरेंस ऑब्वियसली मींस दैट यू शुड कीप ऑन गोइंग. चलते रहो. गिर भी रहे हो आप, रुको मत, बिकॉज एक बार गिरोगे, 2 बार गिरोगे, चलते रहोगे. वही 9 on 10 जो वापस आ रहा है. और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके सारे स्किल्स जो जिसको आप कह रहे थे होलिस्टिक डेवलपमेंट, वो प्रॉपर हो जाएगा आपका. सो दैट इज समथिंग दैट आई सी इन हिम. Other than that, there are many other examples of students that I have mentored across the globe that I have seen develop, not only in their communication skills but also in terms of their personality. So nice. That is what I would really like to appreciate about them. Okay. Also आपने international students को भी पढ़ा रखा है. So और उनका education system हमारे Indian education system से थोड़ा different है. बिल्कुल. तो आपको कोई ऐसा एक difference लगा कि उनके approach को लेके या फिर उनका क्या कहते हैं पढ़ाने को लेके attitude को लेके कि यार this is 16 year का बच्चा जो बाहर का है and versus हमारा जो Indian का बच्चा है वो थोड़ा ये एक difference है या फिर आपको लगता है कि same ही है सारे? नहीं differences हैं. बच्चे तो everywhere same होते हैं बट थोड़े से जैसे रिसोर्सेज में डिफरेंसेस मैं पहले बताना चाहूंगा. तो जैसे हम पहले बात करते हैं अब्रॉड कंट्रीज की, लाइक कंट्रीज और द प्लेसेस अब्रॉड. तो हम अगर फर्स्ट वर्ल्ड की बात करते हैं लाइक यूएसए, यूके, वेयर इंग्लिश इज द फर्स्ट लैंग्वेज, तो वहां पे पहली बात वो बैरियर नहीं आता इन टेक्स्ट बुक्स जो यहाँ पे आता है. कि जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं तो टोटल देयर आर 15 lakh schools as per the recent research, 15.1 lakh. And then out of that 10.32 are government schools and rest 3.72 are completely private. अगर मैं गवर्नमेंट एडेड और गवर्नमेंट को कलेक्टिवली हटा दूं, so उसके अंदर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर still students are improving but many still struggle in learning English properly and then obviously proceeding with the curriculum. Whereas in private they try to learn and other things. ये प्रॉब्लम आपको अब्रॉड नहीं मिलेगी बिकॉज इन अब्रॉड इफ यू टॉक एग्जैक्टली व्हेन आई टॉक अबाउट फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज. बट अगेन यहीं पे डिफरेंस आ जाता है जब मैं कंट्रीज की बात करूं लाइक चाइना इज देयर और कंट्रीज लाइक कुवैत और अदर कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज नॉट अ फर्स्ट लैंग्वेज, लेट्स से इट दिस वे. वहां पे भी ये इशू आता है बिकॉज आई मेंटोर्ड लॉट ऑफ चाइनीज स्टूडेंट्स आल्सो. सो चाइनीज स्टूडेंट्स का ये रहता है कि उनको इंग्लिश इतनी नहीं आती बट दे ट्राई अ लॉट. सम ऑफ देम हु मूव आउट एंड कम टू अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री लाइक और कम टू यूएस, यूके, उनकी इंप्रूव हो जाती है. Rest are still like Indians or even they are even for them it's even bit complicated to understand how to speak and how to perform. A quick example is when I went to Nottingham for my masters, वहाँ पे बहुत सारे Chinese students specifically आए हुए थे just to learn English beforehand. So अगर course started in September, these people had already come somewhere in the first week of August, just because they wanted to cope up with their English levels. So वही होता है, फर्स्ट डिफरेंस ये है. और जो सेकंड डिफरेंस मैं हाईलाइट करना चाहूंगा वो है रिसोर्सेज का. रिसोर्सेज के टर्म्स में ऑब्वियसली हम अभी भी कहते हैं कि ऑब्वियसली न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज कम अप, वी आर प्रोवाइडिंग एजुकेशन. लॉट ऑफ IB and CBSE schools do that. बट अगेन कुछ अभी भी ऐसे एरियाज हैं बिकॉज हम जब स्कूल्स की बात करते हैं वो सिर्फ 15 लाख हैं, स्टूडेंट्स हैं 26.99 करोड़ के आसपास, विच इज इवन इनकम्पैरेबल. मैं परसेंटेजेस में भी काउंट नहीं करूंगा उसको. सो वो गैप अभी भी रहता है. तो रिसोर्सेज का
even though our ministers and everybody in the education fraternity, huge hats off and respect to them. They are doing their bit, but obviously population is an issue उसकी वजह से that keeps on increasing. But एक part ऐसा है जहाँ पे हम आ गए हैं, वो है जुगाड़. India is the startup hub, definitely. India is the intelligence hub. India में हम minimal amount में maximal चीज करने का देख लेते हैं. Good example is Mars mission. Mars mission जो abroad की अच्छी कंट्रीज बेस्ट ऑफ रिसोर्सेज के साथ नहीं कर पाई, वही हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने कर दिया जो मिशन मंगल में देखा. सो इसीलिए मैं बोलूंगा जो जुगाड़ वाला एलिमेंट है और जो इंटेलिजेंस वाला एलिमेंट है, बिकॉज वी वर्क एट वेरी मार्जिनल एक्सपेंसेस, वेरी मार्जिनल कॉस्ट्स, दैट इज व्हाई वी आर एबल टू develop the thing of our choice in the end. So this is what I would like to say. Okay. काफी डीप हो गया, इतना डीप की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी मेरे को ये. बट आप लाइक हर एज के पढ़ाते हो या फिर एक लिमिट एज रखते हो कि नहीं इसके बाद ये जो चीजें सिखानी चाहिए? So usually we start at grade 7. Okay. We usually start at grade 7 and then we proceed till the early years of college, that is year 1 to year 3. And postgraduates के लिए we have sessions, but we don't go that in detail. उसके लिए we have LinkedIn, interview preparation, etc. And for sorry, you were saying something? नहीं, I was saying any specific reasons कि just 7th के बाद ही क्यों, उससे पहले भी क्यों नहीं, like yes. So 7th के लिए earlier we used to think that obviously let students be developed through the medium of their teachers. पहले हम students को develop होने देते हैं, जो teachers उन्हें groom कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, because they are the right people for it. उसके बाद the role of experts comes. Like कभी जब मैं 7th 8th grade में था, teachers tried very hard to teach me English, which was a language. But public speaking is a skill. वो स्किल के लिए एक स्पेसिफाइड एक्सपर्ट होता है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग कोच, कम्युनिकेशंस एंड बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट. उनकी नीड थी बहुत ज्यादा, जो मुझे फील हुई, और वही हम उस गैप को हम फिल करने की कोशिश कर रहे हैं. तो यही मैं बोलना चाहूंगा कि वो गैप होता है. बट ऑब्वियसली एज एवरी एक्सपेरिमेंट शुड बी डन, दिस ईयर वी हैव आल्सो ट्राइड टू इम्प्लीमेंट सम मॉडल यूएन बेस्ड एक्टिविटीज विद सम रिनाउंड स्कूल्स फॉर grade 3 to 5 also, because we felt that okay, let's try it with them, let's see if they can also learn, and touch wood I must say that that's going good. That's going well, and in December and onwards we have the simulations aligned for them. तो वो अभी चल रहा है हमारा. उसके अलावा नॉर्मली ऑब्वियसली जो अलग सिमुलेशन होते हैं 7th एंड अबव के, वो चलते रहते हैं हमारे. ओके. हमने इतनी ज़्यादा बात करी नहीं है मॉडल यूनियन के बारे में, बट आई एम श्योर कि आप अपने सिटी यूनियन इनिशिएटिव में मॉडल यूएन भी होते हैं, तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है मॉडल यूनियन का. सो विल यू प्लीज गाइड मी कि क्या प्रोसेस होता है एंड क्या क्या होता है उस चीज में? डेफिनेटली. सो इन लेमैन टर्म्स, एक एमयूएन के अंदर एक स्टूडेंट एक कंट्री या एक पोर्टफोलियो को रिप्रेजेंट करता है एक कमिटी पे और एक टॉपिक पे. सो टू सिंप्लीफाई दिस, जैसे फॉर एग्जांपल हम इस रूम में बैठे हैं, तो उसी रूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठेंगे. उस रूम को हम एक यूनाइटेड नेशंस का रूम या एक यूथ पार्लियामेंट का रूम मान सकते हैं, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, या यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, या ह्यूमन राइट्स काउंसिल. उसके अंदर मैं कोई कंट्री रिप्रेजेंट कर सकता हूँ जब मैं यूएन का पार्ट हूँ, जैसे रशिया, चाइना, फ्रांस, या फिर मैं एक पोर्टफोलियो रिप्रेजेंट कर सकता हूँ जब मैं यूथ पार्लियामेंट का पार्ट हूँ. दैट कैन बी like Rahul Gandhi, or somebody who's alive and is active in politics, like Narendra Modi, Amit Shah, etc. And uske baad I have to debate like them. I don't have to think that I'm Shivansh or I'm Subhashish. I have to think that I'm representing that portfolio for that entire Model UN conference or simulation, be it of 2 days, 3 days or n number of days. और मुझे उनकी तरह डिबेट करना है, उनकी पॉलिसीज फॉलो करनी है. और जब मैं डिबेट कर रहा हूँ उनकी तरह, तो एक टॉपिक होगा जिस पे मैं डिबेट करूंगा, बिकॉज दैट इज माई inclination, that is my direction. So वो हो सकता है sustainable development goals, वो हो सकता है human rights issues, कुछ भी हो सकता है. So this is basically what is the scenario of Model UN. So how do you prepare your students for Model UN? Like for example, there is a student and he wants to represent Russia, ठीक है, and उसका कोई national issue होगा, तो आप उस बच्चे को कैसे गाइड करते हैं कि हाँ you are representing Russia in this topic, and अगर जैसे even if अगर किसी को जैसे कोई इंडिया का स्टूडेंट एंड ही इज रिप्रेजेंटिंग नरेंद्र मोदी, तो वो प्रोसेस क्या रहता है, आप कैसे गाइड करते हो उसको? हाँ, सो एक चीज मैं पहले बताना भूल गया, वो ये थी कि एक स्कूल के या मल्टीपल स्कूल्स के स्टूडेंट्स होते हैं जो एक कंट्रीज रिप्रेजेंट करते हैं. इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इज अ प्लस, जो होता है वो बोनस की तरह ही आता है. यूजुअली सपोज एक स्कूल या मल्टीपल स्कूल्स के एक लोकेलिटी में दे पार्टिसिपेट. नाउ कमिंग टू द प्रिपरेशन पार्ट, वी क्रिएट अ वेरी इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर हम पहले सिर्फ बेसिक्स बताते हैं. व्हाट इज यूएन, दैट इज यूनाइटेड नेशंस. एमयूएन क्या होता है, आपको क्यों करना चाहिए. पहले वाई जब तक किसी चीज का पता नहीं होगा, स्टूडेंट कभी भी उसमें हाउ पे नहीं क्वेश्चन कर पाएगा या हाउ नहीं सीख पाएगा. सो पहले वाई पे भी टीच देम,
देन वी टेल देम हाउ टू डू इट, और उसके अंदर हम उन्हें बेसिक से लेके एडवांस लेवल के हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं। स्कूल के साथ जो हम कोलैब करते हैं, वी हैव लॉट ऑफ कैंप्स दैट टेक प्लेस, जिसके अंदर हम बेसिकली स्टूडेंट्स को रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स समझाते हैं, प्लस हाउ टू रिसर्च, हाउ टू गो अबाउट द टॉपिक फ्रॉम नोइंग द ऑफिशियल नेम ऑफ द कंट्री। लाइक इंडिया का रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, नॉट लॉट ऑफ पीपल नो इट। रशिया का रशियन फेडरेशन है, चाइना का पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। ये हो गया एक पार्ट। Then what is their population? What is some unique fact? What are some unique facts about them? Then we jump into the main part जहाँ पे आता है टॉपिक क्या है और इस पे डिबेट कैसे करोगे। लाइक आई रियली लाइक योर इनिशिएटिव कि आप बुकिश नॉलेज तो नहीं दे रहे हो, बट जो ये ग्लोबल अवेयरनेस दे रहे हो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो स्टूडेंट्स में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे इंजीनियरिंग में ये होता है कि बच्चे पास आउट हो जाते हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने बताया था डिसीजन मेकिंग में कि पता नहीं है कि लाइफ में क्या करना है, सेकंड उनको पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है। बिल्कुल। तो देन आप काफ़ी आप क्या कहते हैं स्मार्ट थिंकिंग दे रहे हो अपने स्टूडेंट्स को। बाकी मैं एक चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा, जैसे मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था कि येस्टरडे और डे बिफोर दैट मैं अक्षय पात्र विजिट करने गया था, एंड उन्होंने, आपने भगवत गीता पढ़ी है? हाँ थोड़ी बहुत, मतलब आइडिया है मुझे। हाँ ठीक है, तो वो तो मैं अभी पढ़ना स्टार्ट किया हूँ, एंड काफ़ी मेरे को एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है कि जब भी मैं वो बुक को पढ़ता हूँ। पहले आई वाज फीलिंग वेरी लो, बट राइट नाउ लाइफ में काफ़ी थोड़ा ऐसे ठीक ठीक चल रहा है जब से मैंने पढ़ना चालू किया है। नॉट बिकॉज ऑफ द रिलीजियस एस्पेक्ट, बट वो काफ़ी पॉजिटिव, तुम्हें स्पिरिचुअल एनर्जी, अगेन रिलीजियस वो सब हटा के बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी वो सब आपको देती है। तो मेरे साथ ये चीज़ हुआ था कि अक्षय पात्र में गया था, एंड उन्होंने बोला था कि हम ना एक सेमिनार्स कर रहे हैं सिर्फ फॉर स्टूडेंट्स के लिए, विच इज़ कॉल्ड भगवत गीता फॉर यूथ। तो उसमें क्या करेंगे वो लोग कि भगवत गीता के जो भी चैप्टर्स हैं, मतलब जो भी उसमें आपको ज्ञान दिया हुआ है, फिर जो भी उसके लेसन्स हैं, वो कैसे यूथ अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो चीज़ सिखाएंगे, विच इज कॉस्ट ओनली 500, एंड उसके 8 सेमिनार्स कुछ होते हैं, ठीक है। बट स्टिल मेरे को आई नो डीप डाउन कि हाँ कि अगर मैं ये चीज़ करूंगा, ठीक है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा फायदा देगा, ठीक है। बट स्टिल मेरे में थोड़ी सी झिझक रहती है कि नहीं यार ये चीज़ सही रहेगी क्या, विच इज आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारे साथ भी, तुम्हारे सिटी वन इनिशिएटिव के साथ भी ये चीज़ होती होगी कि पेरेंट्स को कन्विंस करना है या फिर कभी किसी इंडिविजुअल को कन्विंस करना है ये चीज़ कि रैदर देन जस्ट बुकिश, ये सब चीज़ें जो तुम्हारी पर्सनालिटी इंप्रूव कर रही है, ये चीज़ भी तुमको लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ये चीज़ भी तुमको करनी चाहिए। इसके लिए जो वो एक झिझक रहती है या फिर एक रेजिस्टेंस रहती है, तो उसके ऊपर लाइक व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? See, I guess lot of startup founders also have said it somewhere or the other in a podcast या फिर कभी कोई अपने इंटरव्यू में, that the toughest thing, like one of the toughest things is to make people pay. अब जब पैसा निकालने की बात आती है तो बहुत मुश्किल होती है आपको, जब तक आप उनको कोई वाई क्लियर ना करो। सो मेरा यही है कि सबसे पहले ऑब्वियसली डिफिकल्टी बहुत आती है, बिकॉज लॉ ऑफ मासेस वर्क करता है सबसे पहले। इफ वी हैव अबाउट 1000 people who are there in front of us, then not all 1000 will get converted. It must be, I guess, if the conversion rate is good, 5%, 10%, 20%, and it will keep on increasing जैसे जैसे लोग आपको जानते हैं, जैसे जैसे आपकी ब्रांडिंग एंड फेस वैल्यू बढ़ती है। सो फर्स्ट थिंग टू नोट डाउन देयर इज कि आपको जब बल्क होगा तभी कन्वर्जन थोड़ा बेटर होगा। बट जहाँ तक कन्विंसिंग की बात है, आपका जो प्रोडक्ट है या आपकी जो भी सर्विस आप दे रहे हो वो इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए, इतनी रिजल्ट प्रूवन होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं POC, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। वो ऐसा होना चाहिए कि पेरेंट्स आगे से आके अपने बच्चे को वहाँ पे इनरोल करवाएं। एंड ऑब्वियसली इट इज डिफिकल्ट टू कन्विंस पेरेंट्स एंड टीचर्स, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल, बिकॉज दे जस्ट बिलीव इन द वैल्यू फॉर मनी, जैसे उनने अर्न किया है, जैसे अदर का यही टेम्पलेट था ना कि हम वैसे कॉलेज में जाएंगे, एक डिग्री मिलेगी, दैट्स द जॉब प्रोसीजर। उनको ये प्रोसेस पता है ना कि जैसे जब अलक पांडे आई गेस, अलक पांडे जिनका फिजिक्स वाला उनका चैनल है, ठीक है, तो उन्होंने भी ये बोला था जब ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्टिंग में आया था, ठीक है, इवन इफ अगर उनका कितना भी अच्छा कोर्स हो, कितना भी कम पैसा में करवा रहे हो, बट पेरेंट को ऑनलाइन ऐसा ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल था कि हाँ हम ऑनलाइन पैसे दे रहे हैं एंड कोई बंदा पढ़ा रहा है, ठीक है, वो चीज़ नहीं थी। बट राइट नाउ वो इतना थोड़ा नॉर्मल हो गया, एंड पेरेंट्स के लिए भी नॉर्मल है कि हाँ दे कैन पे जो भी ऑनलाइन उनका कोर्सेज का फीस रहता है, ठीक है। तो एट द सेम उसी चीज़ की तरह मैं सोच रहा हूँ कि जो चीज़ आप कर रहे हो ना, ठीक है, वो थोड़ा टाइम लगेगा पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज़ नहीं है, ठीक है, बहुत कम होता है। लाइक अगर एज अ पूरा स्टार्टअप इसको चलाना, वो मैंने बहुत कम देखा है। यूजुअली ऐसा होता है कि जो एडोलसेंस प्रोग्राम होते हैं या फिर 1-2 सेमिनार्स होते हैं, उसमें हम थोड़ा बहुत बच्चे को सिखा देते हैं, ठीक है, बट प्रॉपर्ली उसको गाइड करना इज अ वेरी न्यू लॉन्ग प्रोसेस। या ऐसे तो मेरे को लगता है ये चीज़ नहीं है, दैट्स व्हाई पेरेंट्स को थोड़ा होता है कि उनको ट्रस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। थोड़े टाइम बाद जब दे नो कि हाँ इस चीज़ की नीड है, विच इज विल बी देयर, ठीक है, तो आई थिंक ये थोड़ा चीज़ नॉर्मल हो जाएगा। बिल्कुल।
होप द सेम। सो थैंक यू फॉर डूइंग इट शिवांश। यहाँ मेरे को थैंक यू बहुत, सो वेरी मच। मेरे को सच्ची बहुत ऐसा पॉजिटिव आपसे फील आया है। ठीक है, मेरे को लगा था मैं थोड़ा नर्वस होऊंगा, बट थैंक यू फॉर कमिंग मी डाउन। मैं यहाँ पे आते आते बहुत लेट हो गया था, बट इन्होंने बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे से मेरे से बात किया। सो थैंक यू फॉर डूइंग दिस। थैंक यू सो मच। लेट्स रैप दिस।